हेलो स्टूडेंट्स, हम कर रहे थे यूरोपियन यूनियन। लास्ट सेशन में हमने इसकी बेसिक इंट्रोडक्शन की एंड आज हम करेंगे जो यूरोपियन यूनियन है इसकी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ यूरोप इंटीग्रेशन। क्योंकि जो यूरोपियन यूनियन है ये कैसे बनती है, जब यूरोप पूरी तरह से इंटीग्रेट होता है उसके बाद ही यूरोपियन यूनियन है वो इस्टेब्लिश होती है। तो जो यूरोपियन इंटीग्रेशन है पहले हम इसकी नेचर एंड इंस्टीट्यूशंस करते हैं, कैसे वेस्टर्न यूरोप इंटीग्रेट होता है। तो नेचर एंड इंस्टीट्यूशंस ऑफ वेस्टर्न यूरोप इंटीग्रेशन। तो जो वेस्टर्न यूरोप इंटीग्रेट हो रहा है, हम इसको वेस्टर्न यूरोप इंटीग्रेशन क्यों कह रहे हैं, क्योंकि स्टार्टिंग में जो भी कंट्रीज इंटीग्रेट होती थी वो यूरोप की वेस्ट साइड थी। ईस्टर्न कंट्रीज इंटीग्रेट नहीं हुई थी, वेस्टर्न कंट्रीज ही इंटीग्रेट हुई थी। इसीलिए कई बार एग्जाम्स में क्वेश्चन आ जाता है यूरोपियन यूनियन, इसको वेस्टर्न यूरोप इंटीग्रेशन भी कहा जाता है। वेस्टर्न साइड की जो भी कंट्रीज हैं वो कैसे इंटीग्रेट होती हैं। जो इनकी इंटीग्रेशन है वो क्यों होती है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ये अपनी जो हेजमनी है इसको क्लोज कर देते हैं। आफ्टर दैट अपने हेजमोनी को री इस्टेब्लिश करने के लिए, अपनी प्रोस्पेरिटी को इंक्रीज करने के लिए, डेवलपमेंट करने के लिए इन्होंने आपस में कम्युनिटीज़ बनाना स्टार्ट कर दी, आपस में कोलैबोरेटिव एफर्ट्स किए थे, जिस वजह से ये आपस में इंटीग्रेट हुए थे, जो बाद में जाकर 93 में यूरोपियन यूनियन है इसमें कन्वर्ट हो जाता है। तो जो इसकी इंटीग्रेशन है, इंटीग्रेशन को हम 3 पार्ट्स में करेंगे, मिलिट्री और सिक्योरिटी इंटीग्रेशन, देन इकोनॉमिक इंटीग्रेशन ऑफ वेस्टर्न यूरोप, देन पॉलिटिकल इंटीग्रेशन ऑफ वेस्टर्न यूरोप। इस तरह वहाँ पर 3 टाइप से इंटीग्रेशन होती है। तो सबसे फर्स्ट रीज़न क्या था, मिलिट्री एंड सिक्योरिटी इंटीग्रेशन। क्योंकि वहाँ पर जो जर्मनी था, जर्मनी से इनको डर था, उसकी पावर इंक्रीज हो रही थी, तो इसीलिए इन्होंने अपने आप को बचाने के लिए जो कंट्रीज हैं आपस में इंटीग्रेट होनी स्टार्ट हो जाती हैं। तो ये पहले अपने आप को मिलिट्री के रूप में अपनी सिक्योरिटी डिफेंस को सिक्योर करना चाहते थे, इसीलिए ये पहले ट्रीटीज करती हैं। तो इसके रिगार्डिंग जो फर्स्ट ट्रीटी होती है दी डनक्रिक ट्रीटी 1947। तो जो ये ट्रीटी थी, ये ट्रीटी 4 मार्च 1947 को साइन की जाती है एंड ये ट्रीटी किसके बिटवीन होती है, बिटवीन फ्रांस एंड यूके। इस टाइम इसमें सिर्फ 2 कंट्रीज हैं वो ही मिली हुई हैं, फ्रांस एंड यूके। जो फ्रांस है, फ्रांस एंड जर्मनी वो नेबरिंग कंट्री हैं एंड यूके है आफ्टर द ओशन यूके आ जाता है। तो ये दोनों कंट्री आपस में मिल जाती हैं और मिलने के बाद क्या करती हैं, ये ट्रीटी साइन करती हैं, जिससे ये कहते हैं हम म्यूचुअल कोऑपरेशन के थ्रू अगर जर्मन हम पर अटैक करेगा हम इसके अगेंस्ट खड़े हैं। तो बिटवीन फ्रांस एंड यूके एज ट्रीटी ऑफ अलायंस एंड म्यूचुअल असिस्टेंस अगेंस्ट अ पॉसिबल जर्मन अटैक। क्योंकि जर्मनी बहुत ही बड़ी कंट्री थी, ऑल्दो वो वहाँ पर ईस्टर्न जर्मनी एंड वेस्टर्न जर्मन ये दोनों इंटीग्रेट नहीं हुए पड़े थे, लेकिन फिर भी जर्मन से इनको बहुत ज़्यादा डेंजर था, इसीलिए इन्होंने अपने एक ट्रीटी कर ली। तो जो ये ट्रीटी थी 50 ईयर्स के लिए साइन की गई थी, जिस वजह से अगर कोई कंट्री इन पर अटैक करती तो ये डिफेंस के रिगार्डिंग अलायंस कर रहे थे। आफ्टर दैट आती हैं ट्रीटी ऑफ ब्रसेल्स जो 1948 को साइन होती है। इसमें फ्रांस एंड यूके 2 कंट्री का अलायंस था। अब क्या होता है, जो इससे भी ज़्यादा कंट्रीज थी जो फ्रांस की नेबरिंग कंट्री है, जर्मनी की नेबरिंग कंट्री है, जैसे आप मैप में देख रहे हो जर्मनी के साथ ही जो बेल्जियम, नीदरलैंड, लग्जमबर्ग है ये भी नेबरिंग कंट्री हैं, फ्रांस भी एक नेबरिंग कंट्री है। तो ये सभी कंट्री आपस में मिल जाती हैं, ये मिलकर क्या करती हैं, अगर जर्मन इनके ऊपर अटैक करता है जर्मन के अटैक के अगेंस्ट दोबारा से ट्रीटी करती हैं।
तो 17 मार्च 1948 को बिटवीन ब्रिटेन फ्रांस, जो पहले भी फ्रांस एंड यूके जिसको ब्रिटेन भी कहा जाता है, ये दो कंट्री तो पहले थी, तो अब इसकी एक ट्रीटी और होती है जो ब्रिटेन, फ्रांस, बेल्जियम, नीदरलैंड एंड लग्जमबर्ग के बिटवीन होती है। तो इसमें अब 5 कंट्रीज इंक्लूड हो जाती हैं जो अपने आप को प्रोटेक्ट करती हैं। तो ये कोलेक्टिव सेल्फ डिफेंस, इकोनॉमिक एंड सोशल कोलैबोरेशन है, इसके अकॉर्डिंग ही चलना स्टार्ट कर देती हैं। ये कहती हैं हम कोलेक्टिवली सेल्फ डिफेंस करेंगे, अपने आप को प्रोटेक्ट करेंगे, इकोनॉमिक एंड सोशल कोलैबोरेशन करेंगे, जिससे हमारी इकोनॉमिक्स डेवलप भी हो पाएंगी। तो ये पहले से ही ये ट्रीटी चलती है जब यूरोपियन यूनियन है या फिर यूरोपियन इकोनॉमिक इंटीग्रेशन कम्युनिटी इस्टेब्लिश नहीं हुई थी। एंड आफ्टर दैट आती है द नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जिसको शॉर्ट में नाटो भी कहते हैं, जो आजकल बहुत ही ज़्यादा फेमस बनी हुई है, जिसमें रशिया एंड यूक्रेन के बिटवीन वॉर की थी। इसका एक रीज़न क्या था, जो यूक्रेन है वो नाटो का मेंबर भी बनना चाहता था। तो नाटो ये साइन की जाती है ट्रीटी इन 1949 में। तो जो नाटो है, नाटो क्या था, इट इज साइंड ऑन 4 अप्रैल 1949 एट वाशिंगटन डीसी, मीनिंग अब इसमें अमेरिका भी इन्वॉल्व हो गया। पहले जो यूरोप की कंट्रीज थी, अब जर्मन जो सोवियत रशिया है इसके अंगेंस्ट करना था। जो वर्ल्ड वॉर 2 होती है, वर्ल्ड वॉर 2 में क्या होता है, यूनाइटेड स्टेट है, यूके एंड फ्रांस, इन तीनों का एलाइज का अपना ग्रुप था। एंड जो एक्सिस पावर कही जाती थी वो कौन कौन थी, जर्मनी थी, मीन्स जर्मनी क्या थी, इसके अंगेंस्ट की पावर थी। इटली थी एंड जापान थी, मीनिंग एक साइड क्या है, जर्मनी आ गया, जर्मनी के साथ इटली एंड जापान आ गया। एंड दूसरी साइड कौन थे, यूके, यूएसए एंड इसके साथ सोवियत यूनियन आ गया। सेकेंड वर्ल्ड वॉर टाइम यूके एंड सोवियत यूनियन ये दोनों आपस में मिले हुए थे, जो आपस में दूसरी पार्टी के अंगेंस्ट लड़ रहे थे। लेकिन जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हो जाती है, उसके बाद यूएसए एंड सोवियत यूनियन ये दोनों एंटी पार्टी बन जाते हैं। इन दोनों में कोल्ड वॉर है वो स्टार्ट हो जाती है। तो मीनिंग पहले हम एलाइज में थे, फिर हम में ही जो वॉर है वो स्टार्ट हो जाती है। जो इंटरनेशनल रिलेशन में 1945 से लेकर 1990 तक का पीरियड है, इसको कोल्ड वॉर का पीरियड, टेंशन पीरियड भी जाना जाता है, जो यूएसए एंड सोवियत यूनियन के बिटवीन में था। तो इसमें क्या है, अब अमेरिका है वो भी इंक्लूड हो जाता है, क्योंकि इसको किससे डर था, सोवियत यूनियन से डर था। सोवियत यूनियन है वो पावरफुल बनती जा रही थी। तो स्टार्टिंग में इसमें 12 फाउंडिंग मेंबर्स थे, जिसमें 11 यूरोपियन कंट्रीज थी और एक अमेरिका था। तो इसका जो पर्पस था वो भी क्या था, कलेक्टिव सिक्योरिटी, जिसके अकॉर्डिंग अगर किसी एक कंट्री पर अटैक होता है तो वो अटैक सभी 12 कंट्रीज पर ही माना जाएगा। तो ये सोवियत यूनियन के अंगेंस्ट एक ऑर्गेनाइजेशन है उसको इस्टेब्लिश कर रहे थे, एक मिलिट्री कोऑपरेशन कर रहे थे, जिस वजह से सोवियत यूनियन के अंगेंस्ट अगर वॉर होती है तो जिस सभी कंट्री आपस में मिलकर सोवियत यूनियन के अंगेंस्ट खड़ी हैं। सोवियत यूनियन है 90s में डिसइंटीग्रेट हो जाता है, तो उसके बाद अलग अलग कंट्रीज बन जाती हैं। इसीलिए कलेक्टिव सिक्योरिटी के रूप में नाटो है, नाटो ऑर्गेनाइजेशन को इस्टेब्लिश किया जाता है, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, ब्रसेल्स बेल्जियम में है। इस तरह जो नाटो है, नाटो एग्जिस्टेंस में आता है, जो बहुत ही बड़ा मिलिट्री कोऑपरेशन है। आज के टाइम में भी जो नाटो है, नाटो क्या बन चुका है, एक मिलिट्री कोऑपरेशन है जो सक्सेसफुली अपनी मेंबर कंट्रीज की हेल्प कर रहा है। लेकिन एक्चुअल में जो नाटो है, ईस्टर्न यूरोप एंड वेस्टर्न यूरोप, इन दोनों में कन्फ्लिक्ट्स का, टेंशन का एक कोज बना हुआ है। एंड आफ्टर दैट आती है यूरोपियन डिफेंस कम्युनिटी EDC 1952 को। इसको ट्रीटी ऑफ पेरिस भी कहा जाता है। जो ये ट्रीटी थी जिसमें EDC यूरोपियन डिफेंस कम्युनिटी है, इसको इस्टेब्लिश किया गया था, लेकिन ये अनरेटिफाइड ट्रीटी थी, जिसको कभी भी
पूरी तरह से हर एक कंट्री ने एक्सेप्ट नहीं किया था। तो ये एक क्या थी, एक अटेम्प्ट थी, जिसमें क्या था, अब जर्मनी, पहले जो फ्रांस है, फ्रांस एंड जर्मनी क्या थे, अंग्रेज थे। अब सोवियत यूनियन की पावर इतनी ज़्यादा इंक्रीज हो रही थी, अब जो जर्मनी है, जर्मनी के साथ इंटीग्रेट करना चाहते थे। अब जर्मनी भी इनके फेवर में आ रहे थे। तो जर्मनी एंड सोवियत यूनियन जो वर्ल्ड वॉर 2 में साथ में थे, अब जर्मनी को जो यूएसए है, फ्रांस है, इनकी कंपनी में आ रहे थे, एक अलायंस बना रहे थे। तो इसीलिए यूरोपियन डिफेंस कम्युनिटी है, इसके लिए ट्रीटी साइन की जाती है। ग्रोइंग फेयर ऑफ सोवियत यूनियन, सो अटेम्प्ट फॉर इंटीग्रेशन ऑफ जर्मन ट्रूप्स विद वेस्टर्न यूरोपियन आर्मी, मीनिंग अब जो जर्मनी है, जर्मनी की रीआर्मामेंट किए जाते हैं। जर्मनी ट्रूप्स हैं, जर्मनी ट्रूप्स को किसके साथ इंटीग्रेट किया जाता है, वेस्टर्न यूरोप आर्मी के साथ इंटीग्रेट की जाती है। और इसमें 6 कंट्रीज थी, फ्रांस, इटली, बेल्जियम, नीदरलैंड्स, लक्समबर्ग एंड वेस्ट जर्मनी। तो ये 6 कंट्रीज ट्रीटी में आते हैं। लेकिन फ्रांस है, इस ट्रीटी को प्रपोज करते हैं, लेकिन फ्रांस की पार्लियामेंट में ही इसको रेटिफाई नहीं किया जाता। उसके बाद इटली है, इटली की गवर्नमेंट है, इसको रेटिफाई नहीं करती। इसलिए जो ये प्लान है, इसको अनरेटिफाइड प्लान कहा जाता है, क्योंकि फ्रेंच पार्लियामेंट ने इसको पास नहीं किया था। लेकिन स्टिल एक स्टेप था जिसके थ्रू क्या था, अब वेस्टर्न जर्मनी है, इसको भी इंटीग्रेट किया जाने लगा था। तो उसके बाद वेस्टर्न यूरोप यूनियन है, इस ट्रीटी के थ्रू क्या किया जाता है, जर्मनी को भी अब इंक्लूड किया जाता है। इसीलिए क्या किया गया, जो ट्रीटी ऑफ वर्सल्स थी, जिसमें 1948 में साइन होती है, जिसमें 5 कंट्रीज थी, अब इसको ही एक्सपेंड कर दिया गया, मीन्स एक्सपेंशन होती है, जिसमें नाटो के मेंबर्स हैं वो इंक्लूड होते हैं एंड अदर मेंबर्स है, जर्मनी है, इसको इंक्लूड किया जाता है, जिसमें 1955 मेंबर्स थे। तो मॉडिफाइड वर्सल्स ट्रीटी माना जाता है। एक्सपेंशन विद वेस्ट जर्मनी एंड इटली, अब वेस्ट जर्मनी एंड इटली ये दोनों भी क्या होते हैं, इसमें इंटीग्रेट कर जाते हैं। तो जो वेस्टर्न ब्लॉक था, जिसमें यूएसए, कनाडा, क्योंकि वो क्या थे, नाटो के मेंबर थे, इसलिए यूएसए एंड कनाडा इन दोनों कंट्रीज को भी क्या कर लिया गया, इसमें इंक्लूड किया गया था। जो ऑलरेडी नाटो के मेंबर्स थे, इसीलिए इसके मेंबर्स भी बन गए थे। तो जो एक्सपेंशन थी, इस एक्सपेंड ऑर्गेनाइजेशन को क्या कहा जाता था, वेस्टर्न यूरोपियन यूनियन कहा जाने लगा। दिस एक्सपेंशन ऑर्गेनाइजेशन इज कॉल्ड वेस्टर्न यूरोपियन यूनियन। इस तरह वहाँ पर मिलिट्री इंटीग्रेशन होती है। मिलिट्री इंटीग्रेशन से क्या होती है, जो यूरोपियन यूनियन है वो बनती है। तो स्टार्टिंग में मिलिट्री अलायंस हो रहे हैं, 93 में इनकी नेम जो इकोनॉमिक कोऑपरेशन है वो होती है। फिर इसके थ्रू इन इकोनॉमिक यूरोपियन जो कंट्रीज हैं, इन कम्युनिटीज़ को यूरोपियन यूनियन में 93 में कन्वर्ट कर दिया जाता है। मिलिट्री के बाद अब आता है इकोनॉमिक इंटीग्रेशन ऑफ वेस्टर्न यूरोप। जो वेस्टर्न यूरोप है, इसकी इकोनॉमिक इंटीग्रेशन, इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल एक ऑर्गेनाइजेशन इस्टेब्लिश होती है, ऑर्गेनाइजेशन फॉर यूरोपियन इकोनॉमिक कोऑपरेशन, OEEC। तो ये क्या थी, इकोनॉमिक कोऑपरेशन थी, जिसमें अमेरिका भी इन्वॉल्व था। अब क्या था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो इकोनॉमीज थी, इन इकोनॉमीज को रिवाइव करने की ज़रूरत थी। तो अमेरिका के इनिशिएटिव के थ्रू जो 1948 में वो इनिशिएट करता है, वो फाइनेंशियल हेल्प करता है बाय मार्शल प्लान। मार्शल प्लान के थ्रू वो क्या करता है, जो वेस्टर्न जर्मनी थी एंड वेस्टर्न यूरोप के जो कंट्रीज हैं, इनको फाइनेंशियल हेल्प करता है। तो यूएसए ट्रांसफर्ड ओवर $30 बिलियन फॉर इकोनॉमिक रिकवरी। तो जो इकोनॉमिक रिकवरी के लिए $13 बिलियन उस टाइम 1948 में दिए जाते हैं, जिसकी वैल्यू आज के टाइम में $120 बिलियन के अप्रॉक्सीमेट है। तो इस तरह यूएसए क्या करता है, इकोनॉमिक हेल्प कर जो वेस्ट जर्मनी है, जो यूरोप की अदर कंट्रीज हैं, इनको अपने साथ इंटीग्रेट करने की कोशिश करता है।
तो इसी प्लान को मार्शल प्लान कहा जाता है, जिसमें थ्रू जो यूएसए है वो वेस्टर्न कंट्रीज की हेल्प करता है। तो इसका गोल क्या कहा जाता है? गोल टू रीबिल्ड वॉर टॉर्न रीजन्स, जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जो कंट्रीज को नुकसान हुआ था उन कंट्रीज को रिवाइव करना था। एंड रिमूव ट्रेड बैरियर्स, मॉडर्नाइज इंडस्ट्री, प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ कम्युनिज्म। मीनिंग असली पर्पस क्या था? जो सोवियत यूनियन था जिससे डर लग रहा था, कम्युनिज्म है, इसको इस्टेब्लिश नहीं करना है, जो फ्री मार्केट की, फ्री ट्रेड की, डेमोक्रेसी की बातें करते थे। इसीलिए तो यूएसए ने जो नेशनल असिस्टेंस है वो प्रोवाइड कराई ताकि जो कंट्रीज है सोवियत यूनियन की तरफ मूव ना करें। तो इस तरह वहाँ पर इकोनॉमिक कोऑपरेशन होता है, जो इकोनॉमिक इंटीग्रेशन जिसको OEEC कहा जाने लगा। तो उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, जिसको OECD कहा जाता है, इसको इस्टेब्लिश किया गया। तो इन 1961 को EEC है जो हमने जहाँ पर 48 में बनाई थी, इसको क्या कर दिया गया? रिप्लेस कर दिया गया बाय OECD के थ्रू। अब जो नई ऑर्गेनाइजेशन है इसका नाम बच जाता है ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। इसका पर्पस भी क्या था? क्लोज इकोनॉमिक कोऑपरेशन अमंग वेस्टर्न यूरोप, कनाडा एंड यूएसए, इन 3 कंट्रीज में। एंड वेस्टर्न यूरोप है, इसमें बहुत ज़्यादा कंट्रीज आ जाती है, जो अदर कंट्रीज थी वो भी इंक्लूड होगी थी। तो इसमें 30 से भी प्लस कंट्रीज इंक्लूड हो जाती हैं। तो इस तरह इनमें आपस में ट्रेड करना, क्लोज कोऑपरेशन करना ही पर्पस था। एंड इसके अलावा इनका पर्पस क्या था? प्रमोट इकोनॉमिक असिस्टेंट बाय द नेशंस ऑफ अटलांटिक कम्युनिटी टू अंडर डेवलप्ड कंट्रीज ऑफ नॉन वेस्टर्न वर्ल्ड। तो मीनिंग क्या हो गया कि जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज थी जिसको हम थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज कहते हैं, 1961 OECD के थ्रू इनको क्या की जाती है? असिस्टेंस दी जाती है। इट मीन्स क्या हो गया? जो यूएसए है उसका प्लान क्या बन जाता है कि अदर कंट्रीज को भी हम फाइनेंशियल हेल्प करेंगे, जिस वजह से वो रशिया है या फिर सोवियत यूनियन है इसके इन्फ्लुएंस के अंडर नहीं आएंगी और जो हमारे अंडर ही वर्क करेंगी। तो OECD है, इसका पर्पस सस्टेनेबल डेवलपमेंट था, इकोनॉमिक डेवलपमेंट था, ट्रेड बैरियर्स को रिड्यूस करना था। इस तरह इसने वेस्टर्न यूरोप है इसको इंटीग्रेट किया था। देन नेक्स्ट इज द बेनेलक्स। दो जो बेनेलक्स है ये क्या थे? एक पॉलिटिकल इकोनॉमिक यूनियन थी जिसको कब फाउंड किया जाता है? इन 1944 में बाय बेल्जियम, लग्जमबर्ग एंड नीदरलैंड्स। लेकिन इसका जो प्रोटोकॉल है वो 1954 को साइन किया जाता है। इसके थ्रू भी फ्री ट्रेड है एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन है, इसको इंक्रीज करना इनका पर्पस था। तो ये होगी इकोनॉमिक इंटीग्रेशन। अब लास्ट वन इज पॉलिटिकल इंटीग्रेशन ऑफ वेस्टर्न यूरोप। तो अब पॉलिटिकल इंटीग्रेशन होनी भी स्टार्ट हो जाती है, जिसमें काउंसिल ऑफ यूरोप है इसको इस्टेब्लिश किया जाता है इन 1949 में। तो अब काउंसिल ऑफ यूरोप के थ्रू जो पॉलिटिकली इंटीग्रेट हो रहे हैं, तो इसके थ्रू वेस्टर्न यूरोप कंट्रीज एंड जो ब्रसेल्स की 5 कंट्रीज थी, 6 कंट्रीज प्लस डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन है, वो अदर कंट्रीज भी इंक्लूड हो जाती हैं। तो ये कंट्रीज क्या कहती हैं कि हमको आपस में मिलकर काम करना है, तो ये पॉलिटिकल इंटीग्रेशन की बात करते हैं, जिसके लिए काउंसिल ऑफ यूरोप है इसको इस्टेब्लिश किया जाता है। एफर्ट्स ऑफ ब्रसेल्स पावर, जिसमें स्टार्टिंग में 5 कंट्रीज थी, जिसमें था ब्रिटेन, फ्रांस, बेल्जियम, नीदरलैंड एंड द लग्जमबर्ग। तो इन 5 कंट्रीज की हेल्प प्लस अदर जो डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन कंट्रीज आ रही थी, इनके रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो 10 नेशन टोटल के जे साइन करते हैं स्टैच्यू एंड फाउंड द काउंसिल ऑफ यूरोप, जिसको हम कहते हैं जे पॉलिटिकल इंटीग्रेशन की स्थापना थी। इट मीन्स क्या हो गया? काउंसिल ऑफ यूरोप जो ऑन 5 मई 1949 को इस्टेब्लिश की जाती है, जिसमें
10 मेंबर्स थे, इन्होंने इस ट्रीटी को साइन किया था। तो इसमें क्या होता है, अपनी पॉलिटिकल इंटीग्रेशन की जाती है। बाद में वेस्टर्न जर्मनी है, इटली है, वो कंट्रीज भी इंक्लूड हो जाती हैं। एंड आज के टाइम में इसमें 46 मेंबर स्टेट्स हैं। पहले 47 थे। रशिया है, रशिया ने जब यूक्रेन पर वॉर की उसके बाद जे 46 मेंबर रह जाते हैं एंड उसकी मेंबरशिप को जे ख़त्म कर देते हैं। जो काउंसिल ऑफ यूरोप है, इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? टू प्रमोट डेमोक्रेसी, ग्रेटर यूनिटी अमंग द नेशंस ऑफ वेस्टर्न यूरोप। मीन्स ये कंट्रीज कहती हैं कि हम आपस में मिलकर ट्रेड करेंगे, आपस में यूनिटी होनी चाहिए, रूल ऑफ लॉ के अकॉर्डिंग ही काम करेंगे। इनका अपना फ्लैग है, तो इसके अकॉर्डिंग इनका अपना हेडक्वार्टर, इनकी पार्लियामेंट भी चलती है। तो जो इसका ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है, इसमें पार्लियामेंट आ जाती है एंड इसमें काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, सेक्रेटेरिएट्स है, जो क्या करती है, जो काउंसिल ऑफ यूरोप है इसकी पूरी ऑर्गेनाइजेशन है, इसकी वर्किंग के लिए काम करती है। इस तरह जो वेस्टर्न यूरोप है इसकी इंटीग्रेशन की हिस्टोरिकल बैकग्राउंड स्टार्ट होती है। तो आज हमने इस सेशन में किया कौन से इंस्टीट्यूशन थे, कौन से कॉजेज थे जिस वजह से यूरोपियन यूनियन है वो इंटीग्रेट होना स्टार्ट हो जाता है। नेक्स्ट सेशन में करेंगे ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ EEC टू यूरोपियन यूनियन। होप सो कि आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो पोस्ट इट इन द कमेंट बॉक्स एंड वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।